देहरादून से खबर है, अलग अलग आयोगों में सदस्यों को नामित किया गया है और पुष्कर सिंह धामी सरकार ने फिर से दायित्व बांटने की शुरुआत कर दी है। टिहरी की सुनीता देवी को अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य बनाया गया है। वहीं रामनगर के संजय डोरबी, नैनीताल के चतुर सिंह बोरा को राज्य किसान आयोग का सदस्य बनाया गया है। वहीं नैनीताल के जैनुलाब्दीन अंसारी को अन्य पिछड़ा आयोग का सदस्य बनाया गया है, जबकि टिहरी के राम कुमार सिंह कठैत को उद्योग मित्र परिषद का सदस्य बनाया गया है। तो धामी सरकार ने यहां पर दायित्व बांटे हैं, अलग अलग आयोग में सदस्य जो है नामित किए गए हैं। उत्तराखंड में बजट सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 9 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी और 13 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। बड़ी बात यह है कि बजट सत्र का आयोजन गैरसैंण में होगा। 11 मार्च को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद बजट पर चर्चा होगी। 9 से 13 मार्च तक 5 दिन का सत्र आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हैं। इस बीच चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खबर है। चारधाम यात्रियों के रजिस्ट्रेशन में फीस लेने की बात पर मंथन हो रहा है। चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले यात्रियों से शुल्क लिया जा सकता है और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी और चारधाम यात्रियों के रजिस्ट्रेशन पर फीस की बात पर फैसला होगा। हर यात्री से रजिस्ट्रेशन के 10 रुपए लेने का प्रस्ताव रखा गया है। रजिस्ट्रेशन चाहे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, 10 रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। अब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और सरकार उसके बाद इस पर फैसला लेगी। चारधाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों की राय और मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और इस बार यात्रा को पिछले साल से भी ज्यादा भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार जोर शोर से तैयारी कर रही है ताकि यात्रा पूरी तरह सुगम और व्यवस्थित हो सके। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से हिमालय महाकुंभ यानी कि चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। इस बार की यात्रा को पिछले साल के मुकाबले और भव्य और दिव्य बनाने पर सरकार का फोकस है। वहीं हर साल चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोश और उत्साह के साथ चारधाम यात्रा की तैयारी करने की बात कही है। सीएम धामी ने कहा कि पिछले सालों के अनुभव को देखते हुए तैयारियां दुरुस्त की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने होटल कारोबारी, टैक्सी यूनियन और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय बनाकर काम शुरू कर दिया है। आगामी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, यात्रा सुरक्षित और सुगम हो, इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सभी कपाट खुलने की तिथियां भी आ गई हैं और लगातार बैठकें चल रही हैं। हमारा हर तरह से प्रयास है कि पिछले सालों के अनुभव लेकर 2026 की यात्रा और अच्छी हो, सुखद हो, ऐतिहासिक हो और सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता कि सबके लिए सुरक्षित हो और सारे स्टेक होल्डरों के साथ बात करके, जो हितधारकों के साथ बात करके उस पर काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। जो यात्रा की व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं जहां जहां जिस प्रकार से करनी, सभी विभाग मिलकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद चारधाम यात्रा की मेगा तैयारी की जा रही है। इसके लिए बकायदा ऋषिकेश में चारधाम यात्रा को लेकर मीटिंग भी हुई। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने ट्रांजिट कैंप पहुंचकर स्टॉक होल्डर, दंडी कंडी और होटल व्यवसायियों के साथ बैठक की। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि जल्द ही यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री उत्तराखंड पहुंचते हैं। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए होटल और परिवहन व्यवसायियों के साथ बैठक की गई है ताकि तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकें। होटल व्यवसायियों के अपने कुछ इश्यूज हैं और उस पर बड़े ही खुले दिल से बातचीत हुई है।
अभी एक सब कमेटी हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में बनी है और अभी लोग बैठ भी रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज शाम तक उनका कोई न कोई सुझाव आ जाए और प्रयास रहेगा कि अगले 1-2 दिन में उसको इम्प्लीमेंट करके हमारी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ। 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री, 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। लिहाजा चारों धामों के तीर्थ पुरोहित भी यात्रा की तैयारियों में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को उत्तराखंड आएंगे। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी हरिद्वार में एक बड़ा कार्यक्रम करेगी जिसमें अमित शाह भी शामिल होंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि आगे बचे 1 साल के लिए होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके अलावा हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित सहकारिता मेले में भी अमित शाह हिस्सा लेंगे। इसे लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी दीपम सेठ ने दौरा किया और व्यवस्था का जायजा लिया। पिछले 4 सालों में सरकार के द्वारा जो अनेक विकास के काम किए गए हैं, जन कल्याण के काम किए गए हैं और हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, पूर्व सैनिक हों, किसान भाई हों, सबके लिए अलग अलग योजनाएं राज्य के अंदर की गई हैं और हर एक जनपद जहां जिसकी संभावनाएं हैं उसके अनुसार सरकार ने योजनाओं को आगे बढ़ाया है। और आगे अभी 1 साल चूँकि चुनाव तक का अभी शेष है, अगले 1 साल की योजना उस पर काम होना है और अगले 5 सालों की योजना पर काम होना है। तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें प्रदेश भर के लोग सम्मिलित होंगे और आगे की और रूपरेखा बनाई जाएगी। गृह मंत्री जी का भ्रमण प्रस्तावित है मार्च के प्रथम सप्ताह में, तो उसी की तैयारी के लिए और साइट इंस्पेक्शन के लिए सभी अधिकारियों के साथ और जो इवेंट मैनेजर्स हैं उनके साथ बैठक की गई और यहाँ पे भ्रमण किया गया। तो उसी की तैयारी के लिए आज हम हरिद्वार आए थे। अभी बैरागी कैंप भी प्रस्तावित किया जा रहा है। कब होने का है? मार्च के प्रथम सप्ताह में। किस तरह से क्या तैयारी करनी है, किस तरह से होना है, वो उसकी तैयारी के लिए सारे निरीक्षण किया गया, स्थल निरीक्षण। ठीक है। हरिद्वार में सोमवार को एक अलग नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिना किसी मंच, बिना सुरक्षा घेरे और बिना औपचारिकता की सीधे जनता के बीच पहुंचे। खुली चौपाल में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और खाट पर बैठकर मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं को सुनते हुए दिखे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। आम लोगों की भीड़, बिना बैरिकेड की चौपाल और बीच में खाट पर बैठे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार में ये कोई औपचारिक बैठक नहीं थी बल्कि जनता की चौपाल थी, जहां लोग सीधे मुख्यमंत्री के पास अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। किसी ने राशन की दुकान न खुलने की बात कही तो किसी ने बिजली विभाग यानी यूपीसीएल से जुड़ी समस्या बताई। मौके पर ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि जनता की शिकायतों पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी सरकार की जन की सरकार जन के द्वार मुहिम के तहत पिछले 1 महीने में 5 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं। प्रशासनिक टीमें लगातार गांव-गांव जाकर समस्याएं सुन रही हैं। इसके माध्यम से सभी के बीच में आकर सभी हमारे इस सीमांत क्षेत्र श्यामपुर के और पूरे हरिद्वार जनपद के अनेक लोगों के, अनेक किसान भाइयों के अनेक आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए, उनकी सुनवाई हुई और सभी में जो तत्काल जिनका समाधान हो सकता था उनका यहाँ पर समाधान किया गया है। हमारी गरीब जनता को, सीमांत क्षेत्र वासियों को, ग्राम वासियों को अपने जिला मुख्यालय आने में या अन्य कार्यालयों में आने में बहुत समय लग जाता था, बहुत उनके संसाधन लग जाते थे, समय की भी बर्बादी होती थी, अनावश्यक रूप से उनको अनेक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसलिए हमने 17 दिसंबर से 2025 से जन की सरकार जन के द्वार
ये शिविरों का आयोजन किया और इसमें अभी तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, प्रतिभाग किया है। इससे पहले उत्तरकाशी में भी मुख्यमंत्री सीधे जनता के बीच पहुंचे थे। वहीं सीएम हेल्पलाइन 1905 की बैठकों में वो शिकायतों की प्रोग्रेस रिपोर्ट खुद लेते नजर आते हैं। इनके अलावा भी धराली आपदा हो या हरिद्वार में आपदा के बाद किसानों के साथ खेतों का निरीक्षण, मुख्यमंत्री कई मौकों पर सीधे जमीन पर उतरकर हालत का जायजा लेते नजर आते हैं। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों से जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कम हुई है और समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया तेज हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तराखंड। दून मेडिकल कॉलेज के तत्वाधान में आयोजित मातृ संस्कार समागम के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने कहा कि सीएम धामी ने विषम परिस्थितियों में अपना बचपन कठिन परिस्थितियों में जिया है और यही संस्कार वो अपने बच्चों को भी देते हैं। उन्होंने कहा कि बचपन में उनके बच्चे भी आंगनबाड़ी के स्कूल में पढ़े हैं, फिर सरकारी स्कूल में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ली। घर में गाड़ी होती थी लेकिन उसके बावजूद वो बच्चों को दूसरे बच्चों की तरह ही स्कूल भेजते थे। तो हमारे दोनों बेटे जो है आंगनबाड़ी स्कूलों में जाते थे, तो आंगनबाड़ी से उन्होंने दोनों ने शुरुआत करी और जब स्कूल शुरू किया तो हमारे घर के पीछे ही मेरे ससुर जी ने बहुत समय पहले, जिस समय उस गांव में स्कूल ही नहीं हुआ करते थे, कई लोग जा ही नहीं पाते थे क्योंकि बीच में हमारा गांव जो आता है मेन मार्केट से जब हम आते हैं तो जंगल पड़ता है करीब 4 किलोमीटर का, तो उस समय कोई स्कूल भी नहीं जा पाते थे। ऐसे स्कूल में झोपड़ी में जो है मेरे ससुर जी ने स्कूल चलाया, तो मेरे बच्चों ने पहले वहां पर शिक्षा ली। हमारा अर्ध शासकीय वह विद्यालय है। तो हमारे बच्चे फिर जब खटीमा के सराफ पब्लिक स्कूल में गए तो वहां पे धामी जी, घर पे 2 गाड़ियां रहती थी, लेकिन धामी जी ने हमेशा बच्चों को जो है अन्य जो हमारे पड़ोस के बच्चे थे उनके साथ भेजना का निर्णय लिया। और मैं क्योंकि माँ हूं और मेरे को भी उस ऐसी समझ नहीं कि उस समय ऐसी रही, तो मैं हमेशा कहती रहती थी नहीं गाड़ी से भेजो, गर्मी होती है। और धामी जी बोलते थे नहीं, सबके साथ जाएंगे जैसे बाकी पड़ोस के बच्चे जा रहे हैं। रुड़की के पिरान कलियर इलाके में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। पीपल चौक पर शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में झगड़े में बदल गया। इसमें दोनों ओर से लाठी डंडे चले। इस घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज और मारपीट साफ दिखाई दे रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। यहां गोलापार इलाके में एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी कार को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस दौरान कार के बाहर 2 लोग भी इसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें देखा जाता है कि 2 लोग बाहर की ओर बात करते आ रहे हैं, तभी तेज रफ्तार कार ने खड़ी कार को टक्कर मार दी और वो दोनों भी उसकी चपेट में घायल हो गए। हरिद्वार में जंगली हाथियों के झुंड के साथ मजाक करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। शरारती तत्वों की हरकत से आक्रामक हुए हाथी के झुंड ने लड़कों को दौड़ा लिया। मामला श्यामपुर फॉरेस्ट रेंज में सिद्ध स्रोत के पास का है, जहां नदी में पानी पीने आए जंगली हाथियों के झुंड को देखकर वहां मौजूद कुछ लोग शरारत करने लगे, जिसके बाद हाथी का झुंड आक्रामक हो गया और युवकों के पीछे दौड़ पड़ा। हाथियों को अपनी ओर दौड़ता देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और युवकों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इस दौरान वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी अपनी गाड़ियों को दौड़ा दिया। ढंग से तो बना ही डरते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरते हो। बागेश्वर में गुलदार की मौजूदगी से दहशत का माहौल है। शहर के भागीरथी क्षेत्र के पास देर रात 3 गुलदार एक साथ सड़क पर टहलते हुए दिखाई दिए। ये पूरी घटना पास की एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें दिखाई देता है कि तीनों गुलदार बेखौफ सड़क पर आराम से टहलते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर बढ़ गया और रात के समय आवाजाही कम हो गई है।
लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। वन विभाग ने मामले की जांच कर निगरानी बढ़ाने की बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी मौजूद रहे। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। सीएम ने पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि वे सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। आगे बढ़ते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसा है। इसलिए कांग्रेस वाला कमान ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के लिए टारगेट सेट कर दिए हैं। हर किसी को उसकी योग्यता और कद के मुताबिक टारगेट दिया गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस 2027 का चुनाव अब सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ेगी। ये बात कांग्रेस आलाकमान साफ कर चुका है। इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उनके कद और पद के मुताबिक काम सौंप दिया गया है और इनका लक्ष्य है 2027 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल, पूर्व पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह, करण माहरा और वरिष्ठ नेता तिलक राज बेहड़ को अलग अलग कामों में लगाया गया है। यही नहीं, ये नेताजी सामूहिक नेतृत्व की खिलाफत करते हुए जीत का दावा ठोकने लगे हैं। 2027 का चुनाव आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके तहत हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास एक नहीं, शीर्ष नेताओं की कमी नहीं है और एक से एक मजबूत नेता हैं हमारे पास पार्टी में। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार बनेगी और सरकार बन के बाकी काम केंद्र सरकार का होगा। जो हमारी केंद्र में पार्टी है वो तय। कांग्रेस आलाकमान ने जो टारगेट सेट किया है उस पर नेता बकायदा काम भी करने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन्हें पूरे प्रदेश में घूमकर शांत पड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर से निकालकर फिर से एक्टिव करने की जिम्मेदारी दी गई है। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व में पीसीसी चीफ रहे यशपाल आर्य को सोशल इंजीनियरिंग का काम दिया गया है, जिस पर वो काम करने में जुट गए हैं। हमारे कार्यकर्ता गांव में रहते हैं, जो दूर दराज रहते हैं, जो विषम परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे होते हैं, जो जिनसे सीधे संवाद नहीं हो पाता है, जिनके पास साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, लेकिन एक मजबूत सिपाही के रूप में पूरी दृढ़ता के साथ कांग्रेस के लिए काम करते हैं, मैं उनसे जुड़ना चाहूंगा। दरअसल कांग्रेस के भीतर मौजूद कई नेता बेहद ही अनुभवी हैं। पार्टी के भीतर और बाहर इनकी अच्छी खासी फॉलोअरशिप है, लेकिन ये फॉलोअरशिप कई बार इन नेताओं के बीच टकराव की भी वजह बनती है, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने इसी टकराव को रोकने के लिए अलग अलग नेताओं को अलग अलग काम में लगा दिया है, ताकि नेताओं का टकराव रुके और कांग्रेस की सत्ता का रास्ता साफ हो। देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल के साथ हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इस बार सर्दियों में बारिश कम होने से जंगल के धधकने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में वन विभाग ने कमर तो पूरी तरह कस ली है, लेकिन जंगलों की आग पर काबू आसानी से पाया जा सकेगा, इस पर संदेह बना हुआ है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में फॉरेस्ट फायर की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। इन चारों जिलों में चीड़ के जंगल बहुत अधिक है। ऐसे में जंगलों में आग चिंगारी कब शोला बन जाए कोई नहीं जानता। सर्दियों में हुई कम बारिश ने फायर सीजन की चुनौतियों को कई गुना बढ़ा दिया है। बीते सालों में भी कुल कुमाऊं में नॉर्थ रेंज में फॉरेस्ट फायर की कई घटनाएं हुई।
बीते 2 सालों में कुल 676 हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ा था। सर्दी में जो बारिश होती थी वो कम हुई है। इससे यह होगा कि जंगलों में जो आग है जो गर्मियों में लगती है उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और इससे न केवल जो लोग रहते हैं उसके आसपास जंगलों के उनको नुकसान होगा, किंतु जो वन्य जीव है मुख्यतः सबसे ज्यादा नुकसान उनको हो सकता है। वन विभाग इस बार फॉरेस्ट फायर पर काबू पाने का दावा कर रहा है। विभाग ने नॉर्थ जोन में 269 क्रू स्टेशन बनाए हैं, जबकि 5 मास्टर कंट्रोल रूम भी पूरी तरह तैयार है। यही नहीं, चारों जिलों में 1181 फायर वॉचर भी तैनात किए गए हैं। बावजूद इसके अभी भी वन दरोगा, वन रक्षक और डिप्टी रेंजर के कई पद इन जिलों में खाली पड़े हैं। फॉरेस्ट फायर पर काबू पाने के लिए साधनों का होना जरूरी है। बावजूद इसके वन महकमा कई पदों को भर नहीं पाया है। और वनाग्नि की दृष्टि से काफी संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि इसमें चीड़ बहुल्य वन यहाँ पे हैं। तो इसको देखते हुए काफी वृहद स्तर पर इसमें जो तैयारियां हमारे द्वारा की गई हैं, इसमें